Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Prishapti and I teach Code 55 UGC NET JRF. With this, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स पे, मिनिमम वेजेस एक्ट्स पे। अगर आप यूजीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो भी कोड 55 के लिए कर रहे हैं तो प्लीज गो एंड वॉच दैट। तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है हर एक चीज का, और मैंने स्पेसिफिकली एग्जाम्स के टाइप्स पे ही दिया है जो पीएसयू भी पूछते हैं, उसी के हिसाब से दिया है। ठीक है, तो इसी के साथ में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लीगल लेजिस्लेशंस। ओके, इसमें लीगल लॉज बहुत सारे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि हमें पता चलता है कि एक्चुअली इंडिया में कितने सारे अच्छे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशंस में कितने अच्छे अच्छे लेबर्स लॉज बनाए गए हैं हमारे लेबर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, विच इज़ वेरी गुड। ओके, तो इसी के साथ में हम शुरू करने वाले हैं, और मैं प्रॉपर अभी यूजीसी के सिलेबस से पढ़ा रही हूँ, तो मैंने सोचा है कि जो जो चीज़ें मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ पीडीएफ या सॉरी पीपीटी बनाकर, तो मैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी बाय दी ओरिजिन। और इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसका बेसिक क्या है, उसको समझना कैसे, ये सब मैं ट्राई करूंगी कि आप सबको मैं प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। और हम इसमें ओरिजिन भी पढ़ेंगे, और इसमें आर्टिकल्स कैसे कैसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हमें जो मिलते हैं लेबर्स और लेबर लॉ के लिए, हम वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस। ये है हमारा सिलेबस। ठीक है, ये इतने सारे अब मेरे पास में मतलब ये सब तो लॉ है तो ये तो प्रोवाइड हो जाते हैं, ये सारे लॉज है तो ये हम आराम से कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ में ना मैंने सोचा था ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत इजी है समझना, प्रिंसिपल्स हमें मिल जाएंगे, क्लासिफिकेशंस भी मैं लेकर आई हूँ, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सोशल जस्टिस में लेकर आई। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक अलग ही टॉपिक बन जाता है पूरा, क्योंकि उसमें कन्वेंशंस रिकमेंडेशंस आपको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना ये एग्जाम्स में आते हैं आप सिर्फ नंबर्स याद करके चले जाओगे, और हम फिर जब इंटरव्यू में पूछेंगे तो हमें कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हमें जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है क्या। ठीक है, इसी के साथ में और कुछ तो नहीं, अभी फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक ही शुरू करते हैं। ठीक है ना, ओरिजिन ऑफ द लेबर लेजिस्लेशंस है। मैं ये रीड नहीं करती हूँ, लेकिन अगर मुझे यहाँ से कहीं से पॉइंट्स दिखता है जो मैंने अभी तक नहीं बताया होगा, वो मैं पॉइंट बता दूंगी। ठीक है, लेकिन मैं हिंदी में इसका एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक। जस्ट इसका बेसिक समझ लो तो आपको समझ में आएगा। तो देखो, कैपिटल होता था, कैपिटल का मतलब है कि जो एम्प्लॉयर है, जिसके पास में कैपिटल है, जिसके पास में कैपिटल का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पैसे की बात कर रहा है, जिसके पास में ना रॉ मटेरियल्स जो प्रोवाइड करता है हमें, वो कैपिटल्स में आता है। ठीक है, वो कैपिटल बड़ा बड़ा इंसान। ठीक है, और लेबर जो उनके लिए काम करता है। तो अब क्या होता था ना कि पहले के टाइम में, मतलब 1880 से 1871, मतलब उससे बहुत पहले पहले की बात है ये, जहाँ पे ना कलेक्टिव बार्गेनिंग जैसी कोई चीज नहीं होती थी, सिर्फ पावर एक बात होती थी कि हम एम्प्लॉयर हैं, हम तुमसे काम करवाएंगे, तुम काम करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज जो थी ना, तो ये फिलेंथ्रोपिक्स को बहुत सारी चीजें समझ में आई, और ये उन्होंने मूवमेंट्स निकाले। ठीक है, अब जैसे कि पहला फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना तो कहीं से हेल्थ, सेफ्टी, वर्क प्लेस पे अच्छी वर्किंग कंडीशंस, ये सब की एकदम बहुत ज्यादा जरूरत थी। एक अच्छा एक फेयरनेस की जरूरत थी, जहां पे पावर से नहीं, जबकि फिलेंथ्रोपिक, बीइंग अ मैन, लव फॉर द मैनकाइंड, ये सब होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो इसी वजह से कहीं किसी को किसी किसी को कैसा होता था कि ग्रीड होती थी, अरे नहीं हमें अपना पैसा रखना है। मैं, अगर कोई किसी की डेथ होता है, ठीक है, किसी की अगर डेथ हो जाती थी, तो समझ लो कि उसके ऊपर उसकी जो एम्प्लॉय की लाइबिलिटी जो थी ना, वो बोलते थे नहीं हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है इसमें, वो तो उसकी डेथ उसी से हुई है, ये बोलकर कि वो एम्प्लॉयमेंट से नहीं हुई है, अगर एम्प्लॉयमेंट से होती तो हम दे देते। तो ये सारी चीजों को कम करने के लिए, ये सारी चीजों के ऊपर लॉ लाने के लिए बहुत सारे फिलेंथ्रोपिक्स ने बहुत सारे मूवमेंट्स निकले, और इसी की वजह से फिर ट्रेड यूनियन भी बना, इसी की वजह से फिर फैक्ट्रीज एक्ट भी आया, इसी की वजह से माइंस एक्ट भी आया, ताकि हम वेलबिंग दे सके हमारे लेबर्स को। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सिंपल सी बेसिक सी बात की लेबर लेजिस्लेशंस में लेबर लॉज क्यों लेकर आए गए। ठीक है ना, जो कन्फ्लिक्ट, हाँ देखो अब यहाँ पे है कि कोई कन्फ्लिक्ट जो था ना, जो सॉल्व ही नहीं होता था, टू अनइक्वल पार्टीज होती थी, जो सॉल्व ही नहीं होता था, वो कहते थे कि नहीं हमें वेजेस दो, वो कहते थे कि हम इतने वेजेस नहीं दे सकते, हम इतने ही सबिस्टेंस अलाउंस आपको दे सकते हैं, हम इतना ही आपको सबिस्टेंस लेवल पे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई कि उनको उनको कम से कम दे सके, हमको ज्यादा से ज्यादा मिल सके। ठीक है, तो कैपिटल और लेबर के बीच में जो प्रॉब्लम्स होती थी, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उनके ऊपर पीस लाने के लिए, इंडस्ट्रियल पीस लाने के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लेबर लॉस।
ठीक है ना। नो फेयर एग्रीमेंट कुड एवर बी रीच बिटवीन द कैपिटल एंड द लेबर। वेरी गुड, वेरी, जो भी मैंने बोला वैसा ही। बोथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ मेड इट इजियर टू लेबर फ्रेंडली लॉ टू पास। ठीक है, तो एक अच्छा वर्किंग कंडीशंस लेकर आ सके, एक अच्छी चीज हो सके, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं ना तो कहीं से एक फ्रेंडली लॉज लेकर आ सके, इसलिए ये ओरिजिन यहाँ से हुआ था ना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि अगर हम ये लेकर आ रहे हैं तो क्यों लेकर आ रहे हैं, किस चीज से लेकर आ रहे हैं, किस चीज को कम करना है या किस चीज को ज्यादा करना है, ये चीज को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात है, ऑब्जेक्टिव्स में अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछ लिया ना, तो व्हाट यू हैव टू टेल इज दैट इंडस्ट्रियल पीस। किसी भी चीज में अगर कभी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में भी आपको पूछ लिया, कभी लेबर लॉज में पूछ लिया, क्या जरूरत थी लॉज लाने की? इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करने की। ठीक है, एक लेबर प्रोटेक्शन एंड द इम्प्रूवमेंट इन ऑफ द लेबर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, क्रिएशन ऑफ द कंडीशन फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि इंडिया भी ऊपर उठे, ताकि जो लॉज है उस पर ज्यादा भरोसा हो सके, इसीलिए। ठीक है ना। प्रोटेक्ट द वर्कर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, दिस इज अ कॉमन चीज बता रही हूँ मैं, कॉमन। बाकी आपको अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें कॉमन है, इनको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बाकी आप पढ़ना, ठीक है, आपको अगर लगे तो आप लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये तो बेसिक चीजें जो आपको पता ही होनी चाहिए ना। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। प्लीज रीड इट आउट बाय योरसेल्फ। मैंने जितना समझाना था मैंने समझा दिया, ओके ना। इंट्रोडक्शन में अब मैं कैसे समझाऊं इसको कि आप समझ लो कि लेवल एजुकेशन जो बनना शुरू हो चुके थे, अब उसके बाद क्या? ठीक है, तो लेवल एजुकेशन प्राइमरी एम्स टू प्रोटेक्ट द वर्कर राइट्स, इंप्रूव वर्किंग कंडीशंस एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। क्या कर रहा है? अगर आपसे पूछ लिया गया कि इंटरव्यू में आकर पूछ लिया गया कि क्या मतलब, क्या है उसका, क्या करता क्या है? ठीक है, तो प्राइमरी एम क्या करता है? प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है? वर्कर राइट्स को, ठीक है, इंप्रूव करता है वर्किंग कंडीशंस को, और प्रमोट करता है सोशल जस्टिस को। आपका अगर आंसर में ये सारे वर्ड्स आ गए ना, तो बाय गॉड की कसम इंटरव्यू में बोलना है कि आप जानते हो लेबर लॉज को। ठीक है, इंटरव्यू आपको पूछेगा ही नहीं इसके बाद कि चलो भाई इतना तो पता है, अच्छे वर्ड्स समझना, अच्छे वर्ड्स को फोकस करके कंसंट्रेट करके सही वर्ड्स को यूज करके आंसर देना इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, आपको ज्यादा बड़े आंसर्स देने की जरूरत नहीं है, इन छोटे वर्ड्स में भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो हाउ व्हाट इज द रीजन टू हैव अ लेबर लॉज? टू प्राइमरी टू एम टू प्रोटेक्ट द वर्किंग ऑफ द लेबर्स, to have a social justice, to give a good working conditions to all the labors, okay, to have a industrial peace, to have a economic growth, to protect the labors from the exploitations. See, this is just very simple answers, okay. ये सारे मैं ये सारे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि I just gave the interview in the PSUs, one of the PSUs, and that's why I'm telling you कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। भले ही मुझे ये पूछा नहीं गया था, लेकिन I'm telling you from now on कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। वो बोलते हैं आपने ये पढ़ाई करी थी कि नहीं करी थी, वो पूछते हो, फिर वो पूछने लग जाते हैं आपसे कि अच्छा ये इसका मतलब क्या है फिर। ठीक है ना। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया। नीड्स क्या है एंड इंपॉर्टेंस क्या है, ये टॉपिक के इसमें ही है, तो आपको इतना जरूरत नहीं है सोचने का कि ये मैं अलग से पढ़ा रही हूँ। आप इसको सिर्फ और सिर्फ समझिए, सिर्फ और सिर्फ समझिए। ठीक है, क्या है नीड? इट इज नेसेसरी फॉर द हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर ऑफ द वर्कर। जरूरी है ना, नहीं तो फिर कैसे होगा? इट इज टू सेटल द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑफ द वेरियस नेचर। देखो मैं ना लाइन टू लाइन नहीं करती हूँ कभी भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्ड्स मुझे पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, जो आप आराम से समझ सकते हो खुद को भी, और जब समझाना होगा किसी को तो वो भी समझ सकते हो। ठीक है, इट हेल्प्स इन एनफोर्सिंग द सोशल इंश्योरेंस एंड लेबर वेलफेयर स्कीम। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है? जॉब सिक्योरिटी फॉर द वर्कर। क्या नीड एंड इंपॉर्टेंस है? क्योंकि हमें जॉब सिक्योरिटी फॉर द वर्कर्स भी दे रहे हैं। ठीक है, इट प्रमोट्स द वेल एनवायरमेंट कंडीशंस इन द इंडस्ट्रियल सिस्टम, ओके, इन द इंडस्ट्रियल सिस्टम। और कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट अगर आपको लगता है तो आप प्लीज डू रीड इट आउट एंड सी। इट हेल्प्स टू वर्क इन द फेयर वेजेस ऑल्सो, अनरेस्ट ना हो जाए, इसीलिए मिनिमाइज करना है अनरेस्ट को। अनरेस्ट का मतलब ये होता है जो हम अनरेस्ट का मतलब ये होता है जैसे हम स्ट्राइक्स पे आ जाते हैं ना, तो वो जो खाना नहीं खाना है, एकदम मतलब ऐसे हंगर स्ट्राइक पे आ जाते हैं, उस चीज का अनरेस्ट ना हो करके उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इतना नीड हो गया, ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए, क्यों है लेबर लेजिस्लेशन ये भी समझ में आ गया। सो नाउ दिस इज important. 1937 आर के दास mentioned the four major principles in the labor legislations, okay. now इनमें से आपसे जो यूजीसी में या तो पीएसयूज में आ सकता है, क्योंकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये समझने के लिए कि आपको पता है कि नहीं, कितने चार प्रिंसिपल्स बोले गए थे बाय मिस्टर आर के दास। तो सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर, नेशनल इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल सॉलिडिटी।
ठीक है। देखो, सोशल जस्टिस का मतलब क्या है कि जस्टिस मतलब कि सबके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू बी हैव अ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एवरीथिंग। ठीक है, अगर उन्हें एसोसिएशन करना होगा, जैसे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं, इंडस्ट्रियल बोलते हैं, तो कुछ भी मतलब जो अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए, हर एक इंसान को वो अपॉर्चुनिटी सोशल जस्टिस से मिलती है, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी ना। सोशल वेलफेयर का मतलब क्या हो गया कि जैसे एजुकेशन देना, मेडिकल देना, कैंटीन देना, रिहैबिलिटेशन करवाना, उसके बाद में जो बच्चे हैं उनके लिए क्रंचेस देना, ये सारी चीजें किस में आ जाती है, वेलफेयर में आ जाती है, सोशल वेलफेयर में। नेशनल इकोनॉमी में कैसे आ जाता है कि जो इकोनॉमी मतलब कि जो वेजेस से बात करता है, जो वर्किंग आवर्स से बात करता है, जो कि इंडस्ट्री में अच्छी वर्किंग कंडीशंस की बात करता है, जो क्लीनिनेस की बात करता है, जो सोशल इंश्योरेंस की बात करता है, वो नेशनल इकोनॉमी में आता है। इंटरनेशनल सॉलिडरिटी का मतलब ये हो गया कि जो आईएलओ मतलब कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो किस तरह से इंडिया उसका एक पार्ट बना 1922 में। एक परमानेंट सीट उनकी हो चुकी थी हमारी इंडिया की 1922 में। और इसी के साथ में इंटरनेशनल सॉलिडरिटी में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह से कन्वेंशन रिकमेंडेशंस लेकर आए, ताकि हम इंडिया में और टू दी होल वर्ल्ड हम लोग लेबर्स के लिए अच्छी चीजें, ट्रेड यूनियंस के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए अच्छी चीजें लेकर आ सके। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं, यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, अपनी कॉपी में ये पक्के से लिखना। ठीक है, ये पक्के से आपकी कॉपी में होना ही चाहिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ तो। ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ द लेबर लेजिस्लेशंस और कौन से हैं? ठीक है, एक तो है प्रिंसिपल ऑफ द प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब क्या हो गया कि कहाँ से उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उसको हेल्थ, सेफ्टी एंड उसको वर्किंग कंडीशंस में उसको अच्छी से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ना। सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको यही चीज फैक्ट्रीज एक्ट जब भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो फैक्ट्रीज एक्ट में आपको फेंसिंग ऑफ जो मशीन्स होती है ना, मशीन्स उसके सामने फेंसिंग होनी चाहिए, ताकि कोई भी जाके कहीं किसी भी मशीन में डूब ना जाए, किसी किसी मशीन में फंस ना जाए, कुछ हो ना जाए, उस चीज के ऊपर प्रोटेक्शन होना। उसके साथ एक और कौन सी प्रोटेक्शन की बात कर रहा है ये, कि अगर कुछ भी वर्किंग कंडीशंस में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो एनवायरमेंट में या किसी को हार्म कर दे उसके हजारियस प्रोसेस की वजह से, वहां से प्रोटेक्शन। ठीक है, उसमें सोशल इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन, सोशल जस्टिस आ गया। उसके बाद सोशल जस्टिस का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी होना, रेगुलेशन होना। ठीक है, वेलफेयर हमें मिल गया, सोशल सिक्योरिटी जो कि हमें कहाँ से मिलती है, सोशल सिक्योरिटी जैसे हमें मेटर्निटी बेनिफिट है, वो हमारे सोशल सिक्योरिटीज में आता है कि अगर कोई विमेन जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, शी कैन गो ऑन दी 26 वीक्स ऑफ लीव। ठीक है, और उसके बाद में ये सारी सोशल सिक्योरिटीज होती है, जैसे कि ईपीएफ भी है हमारे पास में, तो ये हमारे लिए सोशल सिक्योरिटी का काम करती है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन और इकोनॉमिक तो मतलब वही हो गया ना, कि वेजेस को लेकर, और आईएलओ जो हमारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ लेबर है, ये सारी जो चीजें है ना, ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, जो कि हमें बताती है कि हम कितना कुछ कर सकते हैं लेबर लेजिस्लेशन में। ठीक है, सो दीज आर द प्रिंसिपल यू हैव टू रिमेंबर। ओके, यू हैव टू रिमेंबर ना। ये इम्पोर्टेंट है। ये तो पीवाईक्यू ही है। ये तो पीवाईक्यू ही है। ठीक है, तो मैं तो कुछ नहीं बोल सकती, ये बहुत इजी है, बहुत इजी है समझना। अम, मतलब कि याद रखना बहुत ज्यादा इजी है, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। यहाँ पे तो 3 ही चीजें देखो, तो रेगुलेटिव, रेगुलेटिव का मतलब है कि एक ऐसा लेबर का लॉ, ठीक है, एक ऐसे लेबर लॉ या तो एक्ट्स जो कि रेगुलेटिव है एम्प्लॉय के लिए, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रेगुलेशंस करते हैं, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, वर्कर के बीच में एक अच्छी इंडस्ट्रियल पीस लाने की कोशिश करता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के बीच में भी। ठीक है, तो जैसे ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन क्या देता है, हक देता है, किसको हक दे रहा है ये, ट्रेड यूनियंस को और एम्प्लॉयर को दोनों को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो दोनों मिलकर अपने इंडस्ट्रियल पीस पीस ला सके उनके एम्प्लॉयमेंट्स में। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जैसे हमें कंसिलिएशन मिलता है, अगर आपने मेरे साथ पढ़ाई करी तो आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में जैसे हमें कंसिलिएशन मिला है, हमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मिलता है, हमें आर्बिट्रेशन मिलता है, हमें मेडिएशन मिलता है। तो ये सारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से मिलता है, जो कि एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में रेगुलेटिव एक्ट करता है। ठीक है, अभी अभी जस्ट मैंने इससे पहले वाला एक वीडियो भी पढ़ाया है, इसी लेक्चर के ऊपर है, इसी यूनिट के ऊपर है, इसी एक्ट के ऊपर है, दैट इज इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि किसी भी मिसकंडक्ट से बचाने के लिए, किसी भी मिसकंडक्ट ना हो करके उसको एक ड्राफ्ट करना है एम्प्लॉयर को। ठीक है, एक स्टैंडिंग ऑर्डर। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, रेगुलेटिव हो गई। ये 3 चीजें याद रहेगी क्योंकि ये पीवाईक्यू है। ठीक है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल एंड स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये 3 चीज हो गई। अब प्रोटेक्टिव,
प्रोटेक्टिव का मतलब ये हो गया, जैसे कि मैंने अभी समझाया था पिछली बार, अभी जब मैं पीछे वाले स्लाइड में समझाया था, फिर से समझा रही हूँ। जो चीजें एम्प्लॉय को, वर्कर को, लेबर को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट कर रही है किन चीजों से, जो वर्किंग कंडीशंस है, जो उनके लिए लाए गए हैं वेलफेयर, जो उनके लिए सेफ्टी लाए गए, उनके लिए हेल्थ के लिए उनकी सेफ्टी लेकर आए हैं, वो चीजों से उनको प्रोटेक्टिव करना, ठीक है, उन चीजों को बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशंस। और ये चीजें किस किस में है, ये है फैक्ट्रीज एक्ट में है। तो अब कभी भी क्वेश्चन आएगा कभी भी, तो आपको पता चलेगा कि जो फैक्ट्री एक्ट है प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन है, ठीक है। माइंस एक्ट है, प्लांटेशन है, मोटर ट्रांसपोर्ट है, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट है, बीड़ी एंड सिगार वर्कर है। इन सब की ईयर्स आपको पक्के से याद होने चाहिए, ईयर्स, ठीक है। भले ही हम मोटर ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, हम मेटर्निटी बेनिफिट भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमें फिर भी पता होना चाहिए कि 1961 में मेटर्निटी बेनिफिट आई थी, ठीक है। हम भले ही नहीं पढ़ते, लेकिन हमें एटलीस्ट उनका ईयर पता होना चाहिए कि वो कब कब आए थे, क्योंकि इन सब के नाम से, इन सब के एक्ट से, इन सब के लॉ से ही तो धीरे धीरे करके और भी लॉज बने, ठीक है। तो इन सब के ईयर्स आपको याद होना चाहिए ना। सोशल सिक्योरिटी हमें किस किस से लेबर लॉ से मिलती है, वो हमें वर्कमैन कन्वेंशन 1923 से मिलती है, स्टेट इंश्योरेंस 1948 से मिलती है। इसकी भी एक अलग ही कहानी है, ठीक है। ये हमारे इसमें है नहीं, पहले था लेकिन अब नहीं है हमारी यूजीसी में, लेकिन पीएससी उसमें पूछते हैं तो यू हैव टू रीड, ठीक है। अगर मेरे मेरे पास ये पूरा एक्ट अगर लेवल लेजिस्लेशन करे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर हो जाए जल्दी से तो मैं ये भी ट्राई करूंगी जल्दी से लेकर आने के लिए, पर ये अभी तो नहीं होगा, ठीक है। कोल माइंस भी पीएसयू में पूछते हैं, जैसे कि अभी ही न्यू सिलेबस आया था जैसे कोल इंडिया का, तो उसमें भी कोल माइंस था, ठीक है, कोल्स माइंस पीएफ के लिए ना। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये भी हो चुका है। मेटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, जैसे मैंने बोला कि भले ही हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमें उनके ईयर सब कुछ पता होना चाहिए। और पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी 1972 ना। वेलफेयर, वेलफेयर कौन कौन दे रहा है, वेलफेयर का मतलब पता है क्या, अब इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर कि अच्छा लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट्स और माइका माइंस, ये सब इन सब में वेलफेयर में आते हैं। अब देखो इनके जो नाम है ना, इन्हीं के नाम में लिखा हुआ है, लेबर वेलफेयर, वेलफेयर फंड एक्ट 1976, साइन वर्कर वेलफेयर फंड 1981, ये सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये वेलफेयर के याद रखने की जरूरत नहीं है, पर सोशल सिक्योरिटी, regulative and protective, it's very important, very important, okay, so do remember it and अपनी कॉपी में पक्के से अच्छे से लिखना, ठीक है ना। सोशल जस्टिस एंड लेबर लेजिस्लेशन, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बहुत बड़ा क्रुशियल रोल प्ले करता है इक्वालिटी के लिए, डिस्क्रिमिनेशन पे प्रोहिबिट करने के लिए, उनको राइट अपॉर्चुनिटी देने के लिए, राइट स्पीच एंड एक्सप्रेशन देने के लिए, उस चीज़ की फ्रीडम देने के लिए हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स भी हैं, ठीक है। उसी पास में हमारे पास में डीपीएसपी भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, जो कि स्टेट को स्टेट के ऊपर जिम्मेदारी डालती है कि वो इन चीज़ों को अपने स्टेट में भी लागू करे, इन चीज़ों को पीपल में प्रमोट करे कि हम सही तरीके से सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज की जिम्मेदारियां स्टेट के ऊपर भी दी हुई है, ठीक है। जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, उसी के साथ में हमें स्टेट पे भी दिया है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन पूरे इसमें से ये है, ये प्रोहिबिशन, इक्वालिटी, ये और ये, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 14 जो है हमें क्या बताता है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी से हम नाम से ही पता चल सकते हैं कि हर चीज में उनको इक्वालिटी देना, कि जो सिटीजन है, जो अगर लॉ बना है तो लॉ इन उनको रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड, उनको स्टिल हम हर चीज की प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी भी रेस पे, किसी भी कास्ट पे, किसी भी रिलीजन पे, किसी टाइप का नहीं किया जाएगा, दैट इज आर्टिकल नंबर 15, ठीक है। इस पे मूवी भी बनी है ना, तो याद रहेगा, प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ना। इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हो गया कि हम किसी भी तरीके से जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगी, जो भी जॉब होगी, जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, हर किसी को मिलेगी, विदाउट थिंकिंग कि वो किस बर्थ से है, किस रेजिडेंस से है, किस जगह से आया हुआ है, किस रिलीजन से, किस कास्ट से, वो ये सब मैटर नहीं करता है। आर्टिकल नंबर 19, फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ द स्पीच का मतलब ये है, जो मेरे पास आज फ्रीडम है कि मैं यूट्यूब चैनल बना सकती हूँ और मैं आपको बोल सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ लॉ के बारे में, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, कि मैं जो लॉ बनाया गया है मैं उसको लेकर आ सकती हूँ, मैं लॉ आपको पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। ये सारी चीजों की फ्रीडम है मुझे, ठीक है। ये सारी चीजें मुझे फंडामेंटल राइट से मिलती है कि मैं रियल लॉ को लेकर आपको आके पढ़ा सकती हूँ, हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजों की हमें फ्रीडम है ना। ये टू, दीज टू इज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट यू जस्ट हैव टू रीड इट डाउन,
आप रीड कर लेना, ठीक है। लेकिन अब देखो डीपीएसपी दैट इज, मैंने अभी बताया जैसे स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप अपने जगह पे, आप अपने स्टेट पे ये सारी चीजें लागू करेंगे और आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, आपके अपने लोगों को प्रोटेक्ट ना। डीपीएसपी से हमें क्या पता चलता है, डीपीएसपी में भी बहुत सारे अदर अदर आर्टिकल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर, क्योंकि पीवाईक्यूज है, मैंने पीवाईक्यूज अटैच करे, आप देखना, ठीक है, ये क्वेश्चंस आते कैसे हैं ना। डीपीएसपी जो है पार्ट पार्ट वो वाला कौन सा पार्ट था, पार्ट 3 चैप्टर 3, हाँ, पार्ट 3 एंड चैप्टर 4, ठीक है। ये जो अभी हमने आर्टिकल्स पढ़े ना, वहां से ये पार्ट 3 में आता है और ये पार्ट 4 में आता है। तो ये पीवाईक्यू था कि कौन से चैप्टर, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में से कौन सा चैप्टर या कौन सा पार्ट है जो कि हमें लेबर लॉज में मिलते हैं, दैट इज 3 एंड दिस वन 4th, ठीक है। ये हमें दो यहाँ से मिलता है, आप याद रखना, मैंने लिखा नहीं है, पार्ट 4 से लिखा हुआ है, लेकिन एंड इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 36 से 51 हमें डीपीएसपी से मिलता है, जो कि स्टेट के ऊपर पॉलिसीज दी गई है, स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज ना, principles to guides formulating the policies and the law aiming establishment of welfare state and social and economic justice to all ना। आर्टिकल नंबर 38 ये क्या कर रहा है, सोशल ऑर्डर, मैं जो बोलती हूँ आप वैसे याद रखना, सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है वेलफेयर को, सिक्योर कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है सोशल ऑर्डर को, मतलब कि सोशली जो जस्टिस देना है, जो सोशल इकोनॉमिकली पॉलिटिकली जो इंफॉर्मेशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो नेशनल लाइफ है, उस चीज के ऊपर उसको स्ट्राइव करना, उसको प्रमोट करना, उसको वेलफेयर प्रमोट करना, ये कौन देता है, आर्टिकल नंबर 38 देता है, ठीक है, सिक्योर सोशल ऑर्डर। आर्टिकल नंबर 39 क्या कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ए बी सी डी ऐसे याद रखना, ठीक है, इसको प्लीज ऐसे याद मत रखना कि 39 में क्या चीज आती है, 39 में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ए बी सी डी आता है, तो आपको ए बी सी डी ई ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ए और डी एंड ई, ठीक है ना। The citizen men and women equally have a right to be educated living means of the livelihood, ठीक है। ये किसके पास है, 39 ई के पास है कि सिटीजन और मेन के पास में इक्वली राइट्स है कि वो अच्छे से लिविंगहुड कर सके, ओनरशिप एंड द कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज कम्युनिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड द बेस्ट टू subserve the common goods, okay। The operation of the economic system does not result in the concentration of the wealth of the and mean of the production of the common derivement, that there is a equal pay, ये important है, ठीक है। Okay. The equal pay for the equal work of for both men and women, ये चीज हमें इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट से भी मिलता है, तो ये चीज किस में डाला गया है, किस आर्टिकल में डाला गया, आर्टिकल नंबर 39 डी में डाला गया, ठीक है। 39 ए एंड 39 डी इज इंपॉर्टेंट। द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, बस ये क्वेश्चन में आया था कि 39 ई इज वन ऑफ द ऑप्शन में आया था, दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट की हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर मेन एंड वुमेन टेंडर एज ऑफ द चिल्ड्रन नॉट आर नॉट अब्यूज्ड, ठीक है, नॉट अब्यूज्ड। ये चीज 39 आर्टिकल नंबर 39 ई में है, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दीज 3 to 4 फ्रॉम 39, आर्टिकल नंबर 39, ठीक है। 38 क्या है, सिक्योर द सोशल ऑर्डर, 39 क्या है, सिटीजन इक्वल पे एंड अब्यूज से बचाने के लिए, ठीक है, ये तीन चीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं 39 ए, दैट इज ए इज यहाँ पे कैपिटल है, ठीक है, दिस इज अ डिफरेंट वन, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये हर किसी को मिलता है कि हर जो भी लीगली लड़ रहा है उसको थोड़ा सा मदद मिल सके, उसको थोड़ी सी मदद मिल सके, दैट इज गिवन इन द 39 ए। 41 that is right to work, education and public assistance in the certain cases। 42 that is just and human conditions of work and maternity relief। ये पूरा एक पीवाईक्यू है, लाइन एकदम डिट्टो लाइन दे देते हैं, यहाँ से तो पूरी लाइन ही लाइन आती है, कुछ और नहीं ऐड कर सकता इसमें से यूजीसी, क्योंकि यही लॉ की लैंग्वेज है, तो वो डिट्टो यही देंगे, आप बस इतना याद कर लो, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ द वर्क एंड मैटरनिटी 42। 41 राइट टू एजुकेशन एंड वर्क। 39 ए दैट इज फ्री लीगल एड। 43 लिविंग वेजेस फॉर द वर्कर। उसके बाद में 43 ए participation of the worker in the management of the industry।
ये हमें कहाँ से मिलता है? वर्क कमिटी, सेक्शन नंबर 3, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है, ये हमें वहां मिलता है ना, वर्क कमिटी में वर्कर पार्टिसिपेशन भी मिलता है हमें, तो ये चीज वहां से आई हुई है, ठीक है, ये हमें इंक्लूजन मिला है ना। 45 दैट इज फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, ये हमें चाइल्ड लेबर में भी मिलता है। और 47 दैट इज अ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ये कभी आया नहीं है पर ये ऑप्शंस में, ये आंसर्स में ये आता है, ठीक है, ये एज एन ऑप्शन, ये राइट आंसर कभी मिला नहीं है, लेकिन ये ऑप्शंस में आता है ताकि हमें पता रहे कि 47 का मतलब क्या है, ठीक है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। ना आई होप कि इसको मैंने ऐसे पूरा समझाना मैं जरूरी समझती हूँ कि ताकि आपको बस नंबर्स आर्टिकल्स ऐसे याद रहे कि बताना क्या है वहां पे, बोलना क्या है करके, ठीक है। इसको एग्जाम में देखने के बाद यू विल ऑलवेज रिमेम्बर इन दिस वे ओनली, अगर आप ऐसे याद करोगे तो आपको एग्जाम में देखने के बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसे अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सब क्वेश्चंस हैं। हाँ, क्वेश्चंस है। चलो क्वेश्चंस करते हैं ना। आर्टिकल नंबर 14, 15 एंड 19 एंड 21। चलो, अगर आपको अ, अरे यार, मैंने ऑप्शन नहीं दिया लगता है इसमें। खैर, खैर कोई बात नहीं, मैंने दिया नहीं है। ये जून 2024 का जो PYQ है, जो एग्जाम कैंसिल हो गया था हमारा, वो वाला है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14 हमें राइट टू इक्वालिटी देता है, आप पॉज करना और आंसर देना, ठीक है। फिर उसके बाद आप चेक करना। 15 हमें राइट अगेंस्ट, मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन देता है। फिर उसके बाद में 1921 क्या हो गया, हमें 19 क्या देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एसोसिएशन। 21 हमें क्या देता है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑफ द चिल्ड्रन फॉर द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 was enacted in accordance with which of the following article of the constitution of India। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो यू जस्ट रिमेम्बर दैट इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, तो हाउ यू विल नो। तो मैंने कहा था ना कि भले ही आपको आंसर नहीं बताओ, लेकिन अगर आपको दूसरे आर्टिकल्स पता है ना, तो आप आराम से आंसर दे सकते हो। अब अगर समझ लो, आर्टिकल नंबर 38 आपको पता है कि ये तो सोशल ऑर्डर के लिए, 19 आपको पता है कि फ्रीडम एंड स्पीच एंड एसोसिएशन के लिए, 47 मैंने अभी बताया कि ऑप्शंस में आता है, लेकिन भले ये राइट आंसर्स नहीं है, लेकिन ये ऑप्शंस में आता है, ठीक है। तो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है, तो मुझे पता चल गया कि मेरा आंसर 41 है, ठीक है। ऐसे में अगर आपको ऑप्शंस पता रहे तो आप आसानी से क्वेश्चंस बना सकते हो। विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर ऑफ द मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन जो है ना, ये PSUs का भी फेवरेट है, UGC का भी फेवरेट है, प्लीज अच्छे से याद करना। 39A दैट इज फ्री लीगल एड, अभी हमने 41 पढ़ा, दैट इज एजुकेशन। 43A हमें वर्कर पार्टिसिपेशन देता है, और 43B हमें ये मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। ओके, तो राइट आंसर विल बी दिस। ओके, 43A ना। अच्छा, मैं यहाँ से सब मिटा देती हूँ, वरना आप लोग ना आगे आगे करोगे ना तो आपको दिखेगा नहीं कि राइट आंसर क्या है, ठीक है, ये है। ओके, चलो आगे बढ़ते ना। इसके आगे देखते हैं। सी सेम आर्टिकल, सेम क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, यू हैव टू जस्ट फाइंड द राइट आंसर्स, और मुझे आप बताना कि इसमें से कौन सा राइट आंसर था, ठीक है। प्लीज डू कमेंट, अगर आप लोग लाइक ही नहीं करोगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स वो देख भी रहे हैं। आई सॉ मेनी ऑफ योर कमेंट्स ऑल्सो एंड आई रियली लाइक्ड इट कि आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा है, तो इसीलिए प्लीज डू कमेंट द आंसर्स ऑफ दिस टू क्वेश्चंस। ओके, मुझे बताना इसका आंसर आपके इसमें से क्या क्या राइट है, ठीक है। बाकी मैं आपको फिर कमेंट में बताऊंगी कि दिस इज द राइट आंसर और नॉट, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, चलो फिर इसके बाद कोई अभी नहीं है, इतना ही था, ठीक है। अब मैं इसके बाद लेकर आऊंगी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का जो एक्ट है वो पढ़ाना शुरू करूंगी मैं, क्योंकि मुझे उसके लिए रिक्वेस्ट आई थी, ठीक है, तो मैं वो पढ़ाऊंगी पहले, क्योंकि अब लेबर एजुकेशन शुरू हो गया, तो फैक्ट्रीज एक्ट द फर्स्ट एक्ट जो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसी के साथ में यहीं तक अभी रखेंगे, इसके बाद अब मैं फैक्ट्रीज एक्ट लेकर आती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच एंड डू लाइक एंड शेयर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया है, तो प्लीज डू like and share and subscribe. Okay, thank you so much and have a very wonderful day, and do give me the answers of this.